गुड आफ्टरनून। रिवीजन तो क्वेश्चन के थ्रू होगा। मैं कुछ असाइनमेंट दे दूंगा, उसको करिए और उसी को डिस्कस कर सकते हैं, वैसा हो सकता है ना। वो वाला डिस्कशन ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना सही है, वही रिवीजन है। हाँ, वो तो मैं एक बार असाइनमेंट ग्रुप पे ही सेंड कर दूंगा। TWT का पेपर अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें आपको भी पता है कि वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है ना। तो एक बार वहां तक पढ़ लेते हैं, एक बार ट्राई करो, नहीं ट्राई करो तो डिस्कस कर दूंगा मैं। हाँ, बट एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अपना जो है वर्क पावर एनर्जी का एक्सरसाइज 4 अभी डिस्कस नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 10 या 15 तक ही डिस्कस किया है, पूरा कंप्लीट डिस्कशन नहीं हुआ है। तो क्या होगा कि या तो किसी दिन देखो तुमको टाइम है तो तुम लोग ग्रुप पे बोल दो कि सर इस दिन आप लेक्चर ले लो, डाउट लेक्चर 2-3 घंटे का। या दूसरा ये हो सकता है कि व्हाट्सएप पे डेली ऐसा कर सकते हैं कि 10 या 9:30 या 10 बोल दीजिए, 10 to 11 ऐसा करके। हाँ, संडे मॉर्निंग चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संडे मॉर्निंग लेक्चर रख लेते हैं, 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा एक्सरसाइज 4। और ये जो आज TWT हुआ था सेंटर ऑफ मास का, उसका भी डिस्कशन हो जाएगा आई थिंक। तो संडे को रख लो क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर लाइव लेक्चर हो तो वो ज्यादा सही रहेगा। व्हाट्सएप पे डाउट्स मतलब वही हो गया, सॉल्व करके सेंड कर दिया, वो ज्यादा बेटर है। तो संडे को रख लेते हैं 9 to 11। ठीक है, डाउट्स। संडे देखो सेंटर ऑफ मास, क्या है, 1 मिनट। पार्थ किधर है यार? किसी को डाउट आए तो अनम्यूट कर सकते हो उसको, कोई अगर हैंड रेस करे तो। ठीक है, देखो यार, उसमें 2 क्वेश्चन अटैच किया था मैंने, उसको एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, और इसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा। डिस्क है तो सरफेस मास डेंसिटी होगी सिग्मा। अब इसमें से क्या किया है, ये वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया है। इस वाले पोर्शन को क्या किया है, रिमूव कर दिया है। इसका रेडियस दिया हुआ है 4a, और इसका जो रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है इसका, ये a है। तो ये वाला टोटल 2a। और ये इसी को मैंने मान लिया ये x है। फर्स्ट पेज वही जो आपके नोट्स में 2 क्वेश्चन मैंने अटैच किया था, वही क्वेश्चन है, उसी को मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब ये वाला जो पार्ट है ये है कैविटी। इसको रिमूव किया तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन ये एक्स वाई दिया हुआ है। तो आपको क्या बताया था, स्टेप 1 क्या था, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी, है ना। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी विदाउट कैविटी। कैविटी अज्यूम ही नहीं करना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, इसी को बोल दिया C1। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 था। देखना उसमें, अरे होगा क्वेश्चन, नहीं था क्या ये? अच्छा नहीं था तो नोट कर लीजिए, तो सेकंड वाला क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं। ठीक है, कोई नहीं, नोट कर लो। तो देखो यहां से इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा।
तो ये हो जाएगा, इसका मास कितना आएगा, यही है सेंटर ऑफ मास इसका, इसका मास कितना आ जाएगा m1 इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया पाई, एरिया कितना 4a², तो ये कितना हो जाएगा 16 पाई सिग्मा a², तो ये इसका m1 हो गया मास। सेकेंड, फर्स्ट स्टेप ये होता था, सेकेंड क्या होता था, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, मतलब जिसको आपने रिमूव किया है, जहां पे अभी कैविटी है तो वो रिमूव्ड पोर्शन ये है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा C2। यस, बता दिया, लास्ट लेक्चर में ही बताया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड सिस्टम। तो यहां से देखिए, ये सेंटर ऑफ मास है, ये क्या है, रिमूव्ड पोर्शन था, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा, क्योंकि ये भी एक डिस्क है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये 0 0 है, तो इसका ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, a0, रेडियस ए है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया a0, मास क्या हो जाएगा m2, तो ये मास कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, रेडियस क्या है a है, इसका रेडियस a है, इसका रेडियस 4a है, तो मास क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा πa²। ठीक है, तो ये हो जाएगा m2 और ये हो गया आपका m1, इतना नोट कर लीजिए पहले। तो पहला स्टेप यही था, दूसरा स्टेप यही है, अब दोनों के सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट पे आप, इसका सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है और इसका सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है, अब दोनों को एक क्या करेंगे, पॉइंट मास अज्यूम करेंगे, ये भी एक पॉइंट मास हो जाएगा, ये भी एक पॉइंट मास हो जाएगा, पूरा मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सेंटर पे। क्लियर, नोट कर लीजिए, कोई नहीं था तो नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए इसको। डन, अब इस दोनों को क्या अज्यूम करेंगे, पॉइंट मास, है ना। नहीं, अब देखो, एक पॉइंट मास ये हो गया जिसका C1 है और ये 0 0 है, C1 का कोऑर्डिनेट 0 0 है और इसका मास m1 है। दूसरा पॉइंट मास यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है a0 है, और मास को क्या लिखेंगे, अभी उसको रिमूव किया है तो -m2, उसको क्या किया, रिमूव किया, इसीलिए -m2। तो अब देखो YCM तो 0 आ जाएगा, अगर XCM फाइंड करेंगे, XCM क्या होगा m1 इंटू 0 -m2 इंटू a अपॉन m1 -m2, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, -m2 a अपॉन m1 -m2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना था सिग्मा पाई a² इंटू a, और ये वैल्यू कितनी थी 16 सिग्मा पाई a² माइनस सिग्मा पाई a², तो यहां से ये कितना आ रहा है -सिग्मा पाई a² इंटू a अपॉन
15 सिग्मा पाई ए स्क्वायर, ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना रहे माइनस ए बाई 15। YCM कितना आएगा, तो YCM क्या हो जाएगा m1 इंटू 0 है ना, माइनस m2 इंटू 0 बाय m1 माइनस m2, तो YCM वुड बी 0। इसका सेंटर ऑफ मास, न्यू सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, या सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा, तो माइनस ए बाई 15 और 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है रिमेनिंग पोर्शन का, दैट हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। अब ऐसे समझो कि ये क्या है, ये कैविटी है, तो कैविटी है तो किस पोर्शन में ज्यादा मास है, इस साइड वाले पोर्शन में ज्यादा मास है ना, इसीलिए सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया है, कहां पे आ गया है, यही है न्यू सेंटर ऑफ मास, माइनस ए बाई 15 और 0 ना, यही है, क्योंकि इस साइड मास ज्यादा है इसीलिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, है ना। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे अगर कोई रिमूव्ड पोर्शन है, देन हाउ यू कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। यहाँ पे तो सिग्मा गिवन है, कभी कभी इसका मास गिवन होगा, कभी कभी इसका मास गिवन होगा, डन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। मान लीजिए कि ये डिस्क है, मास मास ऑफ कंप्लीट डिस्क विदाउट कैविटी, है ना, ये गिवन विदाउट कैविटी, ये दिया हुआ है m, ये क्या गिवन है, इसको मान लेते हैं 9m, कितना दिया हुआ है 9m, और इसका रेडियस जो है ये 9m है, डिस्क है ये, इसका रेडियस 3r मान लेते हैं, 3r। यहाँ पे एक कैविटी बना दिया, थोड़ा बड़ा कैविटी है जिसका रेडियस r है, दिखने में नहीं लग रहा बट है, ये एक कैविटी है, ये x है और ये y है। एक कैविटी यहाँ पे बना दिया है,
एक कैविटी यहाँ पे बना दिया है जिसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, कैविटी है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस क्या है, तो दो कैविटी है, एक ये है और एक यहाँ पे कैविटी, एक यहाँ पे कैविटी है और एक यहाँ पे कैविटी, इसका टोटल मास विदाउट कैविटी 9 m। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ये जो डिस्क है ये यूनिफॉर्म, कैसी है, यूनिफॉर्म, मतलब मास डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एरिया, रिमेनिंग पोर्शन। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो इस केस में विदाउट कैविटी पहले फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ मास, फिर इस कैविटी का और इस कैविटी का फाइंड करेंगे, तो 3 पार्टिकल्स आएंगे, एक ये पूरा पार्टिकल बन जाएगा, एक सिंगल पार्टिकल, ये भी बन जाएगा एक पॉइंट मास, ये भी बन जाएगा एक पॉइंट मास, तीनों का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लीजिए, तो से माइनस है ना, सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए इसको। तो सबसे पहले इस बड़े वाले उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, C1, वो कितना हो जाएगा, 0 0 है ना, और इसका मास M1, M1 की वैल्यू 9 है। नहीं थोड़ा फास्ट सॉल्व करो, इतना टाइम नहीं है कि इतना टाइम दूं मैं। C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2 कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स ये R है और Y कोऑर्डिनेट 0 है, तो R 0, मास कितना आएगा M2, तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। अभी बताइए जो 9m है ये क्या है, सिग्मा इंटू एरिया पाई इंटू 3r स्क्वायर, कितना आ रहा है चेक कर लेते एक बार, तो ये जाएगा 9 सिग्मा पाई आर स्क्वायर है। तो ये बताओ 9m इक्वल्स टू क्या है, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एरिया, आर है 3r का स्क्वायर है, ऐसा लिख दो है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 9m इक्वल्स टू 9 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, इट मींस सिग्मा पाई आर स्क्वायर इज व्हाट, 9m/9, इट वुड बी m। और C3 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहां से इसका कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट 2r, यहां से यहां तक कितना आएगा 2r, तो ये हो जाएगा 0 एंड 2r। और M2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी m, क्योंकि 9m इक्वल्स टू 9 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, 9m इक्वल्स टू 9 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी m हो जाएगी।
नोट कर लीजिए इतना पहले, कितना आ रहा है चेक कर लेते कितना आ रहा है। ठीक है, अरे m1 की वैल्यू कितनी है, 9m है, इसका मास कितना है 9m, तो उसको क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू एरिया लिखोगे। तो सिग्मा एरिया क्या होगा, पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 3r का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू कितनी जाएगी 9 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर होगा, 9 9 कैंसल आउट हो गया, मतलब सिग्मा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी m, सिग्मा पाई आर इक्वल्स टू m। तो m2 का रेडियस कितना है r है, तो मास कितना होगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर है कितना m, अरे 9 9 कैंसिल हुआ तो m आएगा ना, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी m, m2 कितना होगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू पाई रेडियस r पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी मास क्या आएगा m। कोऑर्डिनेट्स तो समझ में आ गए, मास भी आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, थोड़ा फास्ट नोट, इतना स्लो नोट करोगे तो फिर कैसे होगा यार। डायग्राम पहले नोट कर लिया करो प्लीज, थोड़ा पेन को फास्ट चलाइए। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख देता हूँ, ये कितना है 0 0 है, इसका मास कितना है m1, दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ पे कहीं भी ले लो, r0 है, इसका मास है माइनस m2, m1 की वैल्यू है 9m, ये माइनस m2 होगा तो ये कितना है माइनस m, और ये वाली वैल्यू कहीं पे c3 है, यहाँ पे था बट यहीं पे लिख दो ना, उससे क्या है 0 और 2r है, और ये वाली वैल्यू m माइनस m3 लिखना पड़ेगा आपको, ये माइनस m, तो xcm कितना आ जाएगा, xcm आएगा m1 इंटू 0 माइनस m2 इंटू r माइनस m3, x कोऑर्डिनेट इसका 0 है तो 0 आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा m1 माइनस m2 माइनस m3, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है माइनस m2 इंटू r अपॉन m1 माइनस m2 माइनस m3, कितना आएगा माइनस m2 कितना है mr अपॉन 9m माइनस m माइनस m, तो माइनस mr बाय 7m, तो x कोऑर्डिनेट माइनस r बाय 7, y कोऑर्डिनेट YCM m1 इंटू 0 माइनस m2 इंटू 0 माइनस m3 इंटू r 2r बाय m1 माइनस m2 माइनस m3, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये हो जाएगा माइनस 2m3r अपॉन m1 की वैल्यू कितना 9m माइनस m माइनस m, ये कितना आ जाएगा माइनस 2mr अपॉन 7r, तो यहाँ से ये जिसका ये आंसर आया है 7m, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 2r बाय माइनस 2r बाय 7, तो सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो ये कितना हो गया, तो माइनस r बाय 7 माइनस 2r बाय 7, ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, उसको ऐसे फाइंड करेंगे। तो होपफुली आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए आ गया होगा, कैसे फाइंड करना है। कंबाइंड सिस्टम है तो पहले क्या करेंगे, जो सिस्टम में जितना भी स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर का अलग से फाइंड करेंगे, फिर उसको पॉइंट मास अज्यूम कर लेंगे, है ना, और फिर सॉल्व कर देंगे। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक ये वाला पार्ट, कि कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। कौन सा 2r, वाई कोऑर्डिनेट एक बार चेक कर लीजिए कहाँ पे है वो,
कहाँ पे है चेक कर लीजिए, उसका सेंटर जो है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, तो 2r पे है, उसका y कोऑर्डिनेट 2r हो जाएगा, है ना। ये ऐसा था, यहाँ पे ये ऐसा है, तो यहाँ पे है, ये इसका सेंटर यहाँ पे है, ये वाला डिस्टेंस r है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 2r, और ये यहीं पे था, इसीलिए इसका x कोऑर्डिनेट r है, अगर यहाँ पे होता तो x कोऑर्डिनेट 2r होता। नेक्स्ट आएगा वेलोसिटी एंड देखिए m इक्वल्स टू, ये m है ना, इक्वल्स टू सिग्मा पाई आर। तो कभी कभी मास गिवन होगा तो आपको सिग्मा से, जो कैविटी वाला पोर्शन था उसका सिग्मा से मास फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां से आपको पता है कि आरसीएम क्या था, आरसीएम कैसे फाइंड करते थे, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn बाय m1 प्लस m2 प्लस mn, है ना। तो अब देखो ये r है, पोजीशन गिवन है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये इस साइड डिफरेंशिएट करेंगे, इस साइड भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है बाहर रख देंगे, तो ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो m1 कांस्टेंट, ये भी डिफरेंशिएट होगा, r2 भी डिफरेंशिएट होगा, r3 भी डिफरेंशिएट होगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, टाइम के रेस्पेक्ट, नोट कर लो इतना पहले। डन। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका VCM बन जाएगा, है ना। डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये सब चीज तो आपको डायरेक्ट, या आप ऐसे लिख दीजिए VCM, ठीक है, VCM इक्वल्स टू DRCM बाय DT, DRCM बाय DT। तो VCM की वैल्यू क्या होगी, DRCM मतलब M1, ये हो जाएगा V1 प्लस M2 V2 प्लस MN VN बाय M1 प्लस M2 प्लस MN। वेलोसिटी फाइंड करना है तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होता है, कब होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब होता है, ठीक है। जब वेलोसिटी, ये सब चीज बताई गई है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तभी लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वरना क्या हो जाता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाता है, तो वो इसीलिए डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जैसे वो होता था वैसे ये भी होगा, VCM। अब देखो यहां से इसको आगे सॉल्व कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा, VCM इक्वल्स टू, ये क्या है, M1 V1,
मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 m2v2, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2, तो p1 प्लस लीनियर मोमेंटम है ये p2 प्लस pn बाय m1 प्लस m2 प्लस mn क्या हो जाएगा, m सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम। तो यहां से इस साइड आ जाएगा, तो m सिस्टम इंटू VCM इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा, पी नेट, या पी सिस्टम बोल दीजिए, ज्यादा बेटर है, पी सिस्टम। तो यहां से एक चीज क्या समझ में आई कि जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं फाइंड करना है, किसकी वेलोसिटी फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास की। तो एक बार सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपने फाइंड कर लिया है ना, उसी जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वहां पे पूरे मास को रख देंगे, तो आप पूरा सिस्टम एक सिंगल पार्टिकल बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये बहुत सारा इसमें पार्टिकल्स है, ये m1 है, ये v1 से जा रहा है, ये m2 है, ये v2 से जा रहा है, mn है, m3 है, ये v3 से, किसी भी डायरेक्शन में mn है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, ये सब मिलके एक सिस्टम है। अब क्या करना है, इसको एक सिंगल, इसका मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इन सबको हटा दिया, सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देखेंगे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किसी भी एक डायरेक्शन में होगी, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में है VCM, और इस पूरे मास को यहाँ पे अज्यूम कर लिया, तो जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होगा, जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होगा, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या होगा, m, पूरे मास यहीं पे है, m सिस्टम इंटू VCM, जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होगा वही पूरे सिस्टम का मोमेंटम होगा, वही पूरे सिस्टम का मोमेंटम होगा, है ना, P सिस्टम इक्वल्स टू M सिस्टम इंटू VCM। तो अभी तक जो भी पढ़ रहे थे कि जैसे एक ब्लॉक है ना, अगर सपोज ये ब्लॉक मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब ये क्या दिया होता था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सिस्टम मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिस्टम इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब उसके किसकी वेलोसिटी गिवन है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी गिवन। नोट कर लीजिए। तो जब भी आपको पूरे सिस्टम, बहुत सारे पार्टिकल्स है, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, अगर उस सिस्टम का मोमेंटम फाइंड करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम, देन P सिस्टम वुड बी M सिस्टम इनटू VCM, M सिस्टम इनटू VCM। नोट कर लीजिए इतना। अब यहां से देखिए कि अगर VCM, ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं,
लो यार, नोट कर लो, थोड़ा फास्ट करो बट। अब तो 3-4 चैप्टर पढ़ लिया, अब तो स्पीड आ जानी चाहिए। 4-5 चैप्टर्स तो हो गया ना। देखो यहाँ से। अब ऐसे एक एग्जांपल से मैं कुछ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मास है m1, ये 2 kg है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। एक पार्टिकल है, इसका मास m2 है और इसका मास 3 kg है, और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ये इस डायरेक्ट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका VCM कैसे फाइंड करोगे? VCM तो m1v1 तो 2 × 3। अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लिखोगे? प्लस m2v2 3 × -2, है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस आया है, क्योंकि VCM वेक्टर के फॉर्म में होता है ना यार। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 3, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 - 6/5, 0 आ जाएगी। तो यहां से VCM की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब मुझे ये बताइए, ये नेगेटिव क्यों लिया? क्लियर है, क्योंकि एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए नेगेटिव आया है। तो अब यहां से ये बताओ, क्या ये इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है? नहीं है, बट फिर भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? 0 है। इट मीन्स, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, नोट करके इस पॉइंट को लिखेंगे, इफ VCM is 0, then it doesn't mean it doesn't mean it doesn't mean the velocity of individual particle is 0. The velocity of individual particle is 0. सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। पार्टिकल मूव करेगा बट सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, क्योंकि VCM 0 है ना। इट डजेंट मीन द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज 0, है ना। इट मे और मे नॉट बी 0, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वैसा ही सेकेंड पॉइंट आएगा, इफ VCM इक्वल्स टू कांस्टेंट, इफ VCM इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये हुआ, देन ऐसा बोल सकते हैं ना, देन V1 V2 वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। इसका मतलब भी यही होगा, इफ VCM इज कांस्टेंट, इट डजंट मीन वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल वुड बी कांस्टेंट। देन V1 V2 V3 Vn may और may not be constant, may और may not be constant, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये ऐसा ऐसे वैरी करेगा कि VCM कांस्टेंट रहेगा। आ रही है बात समझ में? इंडिविजुअल पार्टिकल इज, इट डजंट मीन द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज 0, 0 0 0 लिखो उसको। इंडिविजुअल पार्टिकल इज 0, द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज 0। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो फिर से ACM अगर फाइंड करना है, ACM इसको क्या लिखेंगे? dVCM/dt, dVCM/dt। तो यहां से क्या आ जाएगा? ACM की वैल्यू क्या हो जाएगी? वैसा ही m1A1 प्लस m2A2 प्लस mnAn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसा आ जाएगा। फिर यहां से देखो फोर्स आएगा, नोट कर लीजिए। इसको अनम्यूट करो, देखो क्या है।
कोई डाउट है क्या इसको? सर जब हम पार्टिकल की बात करते तब वो हम एटम की बात कर रहे होते हैं, उनके सिस्टम की। नहीं नहीं, जैसे अभी एटम की उतने जो, अगर आप अगर एक सिंगल पार्टिकल है, जैसे ऐसा क्या बोल रहे हैं अपन, पॉइंट मास, जैसे एक पॉइंट मास बोल रहे हैं, तो पॉइंट मास भी बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा। लेकिन अभी क्या अपन बोल रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट मास होंगे ऐसा, और हर पॉइंट तो एटम से मिलके बना होगा ना, यस। है ना, हर पॉइंट तो एटम से मिलके बना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे उस लेवल पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं है, यहाँ पे एक पॉइंट मास की बात कर रहे हैं, वो भी एटम से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे जब सिस्टम की बात करेंगे तो मोर देन टू टू और मोर देन टू पार्टिकल्स होगा। जब भी सिस्टम की बात करेंगे तो टू और मोर देन टू, वरना एक पार्टिकल है तो उसको सिस्टम भी बोल देंगे या एक इंडिविजुअल पार्टिकल। आई बात समझ में? यस सर। तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल लिया है, पॉइंट मास है, अगर इसको सिस्टम बोला जा रहा है तो इसके पार्टिकल्स वही एटम होंगे। वैसा आप, है ना, समझ सकते हैं। डन। नहीं नहीं, अभी वो सब नहीं, वेलोसिटी अब क्या, किस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप एटॉमिक लेवल पे देखोगे ना, VRMS वो सब तब आएगा, है ना, उस लेवल पे बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, वैसा बोलना है, ठीक है। वैसे अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तब डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, है ना। जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे, एंड इन दैट केस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां से क्या आया, एम सिस्टम। अब देखो यहां से ये वाली वैल्यू क्या आ रही थी, ACM इक्वल्स टू M1A1। M1A1 को क्या लिखोगे आप, M1A1 था वहां पे, तो M1A1 हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस FN बाय M सिस्टम। M सिस्टम, तो बेसिकली यहां से ये क्या आ रहा है, M सिस्टम इंटू ACM, यही आपका क्या है, F सिस्टम। तो सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है, F सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे आप, मतलब पहले जितना भी पढ़ा था यही था ये ACM। तो अब देखो ये F सिस्टम जो होगा, नॉर्मली किस फोर्स की वजह से पार्टिकल का एक्सेलरेशन आएगा, तो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है। इंटरनल फोर्स कैन नॉट एक्सेलरेट द होल सिस्टम। एक पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकता है, जैसे ऐसे समझो, अगर ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, तो इसमें अगर दो पार्टिकल्स है सपोज, तो एक इस पे जितना ये इंटरनल फोर्स लगा रहा है, ये भी उतना ही लगा रहा है। तो इस फोर्स की वजह से हो सकता है कि ये दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं, बट इसका सिस्टम कभी भी एक्सेलरेट नहीं करेगा, क्योंकि नेट जब आप फाइंड करोगे ना तो जीरो आ जाएगा। एक्सेलरेशन आपको फिर से वही M1A1 ACM की वैल्यू जीरो दिखेगी। तो इसीलिए F सिस्टम, कोई भी पार्टिकल है, ये ब्लॉक है, कब मूव करेगा, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, है ना। खुद के इंटरनल फोर्स की वजह से मूव नहीं करता कोई पार्टिकल। वैसा होता तो हर पार्टिकल ये ऐसा ही है और ये खुद से मूव करने लगता। ये कैसे मूव करेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव करेगा। तो इसीलिए एक्सेलरेशन जो आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आएगा। तो एफ सिस्टम यहाँ पे क्या है, एक एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल क्या हो जाता है, एम सिस्टम इंटू ACM। ये क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स।
एक्सटर्नल फोर्स। अब यहां से भी फिर से वही बोल सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है ना, अगर एसीएम जीरो है, इफ एसीएम इज जीरो, है ना, देन the acceleration of individual particle, then the acceleration of individual particle may or may not be zero. वैसा ही सेम, पार्टिकल may और may not be zero, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे वेलोसिटी में रिलेट किया था, यहाँ पे भी रिलेट कर ले। तो इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं होता है, इंटरनल फोर्स का रोल नहीं होता। तो यहीं से मैं आगे आपको कुछ बताऊंगा कि जैसे नेट एक्सटर्नल फोर्स है, तो अगर ये जीरो होगा तो क्या होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। उसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, वो कंडीशन आएगा। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, और यहीं पे उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ, पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब देखो, एफ एक्सटर्नल क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इज एम सिस्टम इनटू एसीएम तो है। एक मिनट रुको ना, इसको समझ लो। इसको आप एफ से भी लिख सकते हैं, डीपी बाई डी टी, यही होता है बेसिकली, यही होता है ना। मास एम सिस्टम कांस्टेंट हो जाएगा तो डीवी सी एम बाई डी टी हो जाएगा। एफ एक्सटर्नल क्या है आपका, एम इंटू ए सी एम, ए सी एम क्या है आपका, डीवी सी एम बाई डी टी। तो बेसिकली एम से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, एम सिस्टम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अंदर ये जाएगा, मल्टीप्लाई अंदर ये जाएगा, तो एम इंटू वी सी एम डीपी हो जाएगा। वही लिखा, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। अब देखो, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, net force acting on the system is zero, net force acting on the system is zero, then अगर ये जीरो है, मतलब डीपी बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा, ये वाली वैल्यू जीरो हो रही है, ये जीरो कब होता है, व्हेन दिस फंक्शन इज कांस्टेंट, देयरफॉर p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। p क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इट मींस p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, COLM, इसको साइड में लिख लेना, ये क्या है, COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये कब आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, है ना, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका स्टेटमेंट में लिखा देता हूं आगे, पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए। ये क्या है, एफ सिस्टम है, तो सिस्टम पे जो फोर्स लगता है ये क्या है, एफ सिस्टम। तो सिस्टम पे जो नेट फोर्स होता है वो किसकी वजह से आता है, ये सिस्टम है मान लीजिए, इस पे फोर्स किसकी वजह से आएगा, तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वही आएगा ना, इसका इंटरनल फोर्स थोड़ी आएगा। इंटरनल फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा, इंटरनल फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना। तो नेट इंटरनल फोर्स हमेशा सिस्टम में क्या होता है, जीरो होता है। नेट इंटरनल फोर्स हमेशा सिस्टम में क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तभी इसका एक्सेलरेशन आएगा, तो इसी सिस्टम को आप क्या बोलेंगे, एफ एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम।
डन। अब देखिए यहाँ से इसका स्टेटमेंट एक बार नोट कर लीजिए। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the system is zero, then if the net external force acting on the system is zero, then the linear momentum of the system remains conserved। ठीक है, पॉइंट है। एक दो क्वेश्चन पहले सिंपल सिंपल से एक्सेलरेशन पे कर लेते हैं, जो एग्जाम में आया था, आपको लग रहा होगा कि क्या आ गया है। ये ऐसा है, ये m2 है और ये m1 है। सपोज m2 इज ग्रेटर देन m1, मैंने मान लिया m2 इज ग्रेटर देन m1, है ना। ये सब फ्रिक्शनलेस, ये रोटेट नहीं कर रहा है, अभी रोटेशन आया नहीं है, रोटेट होगा नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास when the system is released from rest। acceleration of center of mass, find the acceleration of center of mass। सिस्टम को रिलीज किया अभी, ऐसा सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, नहीं तो ब्रैकेट में लिख लो सिस्टम को कैसे, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन में दिया इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। सबसे पहले ये m2 ग्रेटर है m1 के, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा ना, ये a हो जाएगा, ये जितने से आएगा उतने से ये भी जाएगा, तो ये हो जाएगा m2g और ये हो जाएगा m1g, है ना। पूरे को सिस्टम मान रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, पहले एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कितना, एक्सेलरेशन कितना आएगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर फाइंड करोगे इसका इसका कितना आएगा ए का, तो आपको बताया है अनबैलेंस्ड फोर्स या नेट ड्राइविंग फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, सब बताया है। तो ये सपोर्ट कर रहा है और ये ओपोज कर रहा है, यहाँ पे टेंशन ओपोज कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट लिख देना है m2g माइनस m1g बाय m1 प्लस m2, ऐसा आपको बताया गया है। m1 माइनस m2 इंटू g बाय m1 प्लस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि ये ब्लॉक है m1, ये इस डायरेक्शन में a से जा रहा है, और ये ब्लॉक है m2, ये इस डायरेक्शन में a से जा रहा है। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, है ना। मैं इस डायरेक्शन को मान लेता हूं पॉजिटिव, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो m2 ग्रेटर है, जब इन दोनों को, दोनों का a तो सेम है, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, तो इसीलिए मैं पॉजिटिव रखना चाह रहा हूं। आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, कोई ये नहीं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा m1a1 प्लस m2a2 बाय m1 प्लस m2, तो यहां से इसको पॉजिटिव मान लिया है, तो हो जाएगा m2 इंटू a m2a2, और ये नेगेटिव हो जाएगा, या ऐसे लिख दीजिए m1a1 प्लस m2a2 बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से ACM की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, ये आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू a बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या आ रहा है आंसर,
ये हो जाएगा m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2। ए की वैल्यू क्या है, तो ए क्या है आपका m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, इंटू जी, है ना। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, एसीएम इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर इंटू जी। यही क्वेश्चन था एक आपके इसमें TWT का लास्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। देखो कितना, बस एक बार अगर आपको पढ़ा होता एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो चीजें समझ में आ जाती। क्यू माइनस लिया है, ये क्लियर होना चाहिए, ये तो पहले से क्लियर है। ये वाला पार्ट क्यू माइनस लिया यहाँ पे, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको मैं पॉजिटिव इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि m2 इंटू ए का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, इन दोनों का जो, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इससे ग्रेटर होगी इन दोनों के प्रोडक्ट से, है ना। बस इसलिए, और कुछ नहीं है। डन। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हो जाएगी m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी। तो यही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, रिवर्स ही बन गया, ये मान लीजिए 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये आपका यहाँ से इसको रिलीज किया, एक इसको यहाँ से इस साइड रिलीज किया बी को, है ना। तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। दोनों का मास m है ना। तो ब्लॉक ब्लॉक ए एंड बी are are released from the top of a smooth fixed, ये fixed है, fixed smooth fixed wedge. Find the magnitude of, find the magnitude of acceleration of center of mass of two blocks. कहाँ पे, अरे ये देखो m2, ये क्या आया था m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, यही तो ए की वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। Find the magnitude of acceleration of center of mass of two blocks, of two blocks, two blocks.
कितना आ रहा है, सिंपल है। ये इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, ब्लॉक ए इस डायरेक्शन में कितना आएगा, तो ब्लॉक ए पे इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, ए है, तो mg sin 30 लग रहा है ना, तो ए एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा, या a1 मान लीजिए, a1 कितना आ जाएगा, जी sin 30, g/2 हो जाएगा। और बी का देखिए आप, आंसर g/2 आ रहा है, सही है। बी का देखिए आप, बी ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा था, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg sin 60, तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g sin 60, तो √3g/2। अब देखिए दो पार्टिकल है, ये 90 डिग्री पे, कितने पे 90, इसका एक्सेलरेशन इस साइड है a1 और इसका एक्सेलरेशन इस साइड है a2। तो किसी एक को आप x मान लीजिए, किसी को y मान लीजिए, ठीक है, किसी एक को x, क्योंकि 90 डिग्री पे है ना, तो किसी को भी आप मान सकते हैं। वैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, आगे मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, इस डायरेक्शन को x मान लेता हूँ और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को y मान लेता हूँ। तो यहां से ACM अब डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, ACM इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2 बाय m1 प्लस m2। अब ऐसे आप डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तो वेक्टर के साथ, किसके साथ आएगा, वेक्टर के साथ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए दोनों एक ही वाई डायरेक्शन में था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ऐसा लिख दिया। वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते थे, ये प्लस जे कैप एक को लिखते तो दूसरा माइनस जे कैप हो जाता, यहाँ पे टू डिफरेंट डायरेक्शंस, तो इसीलिए m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m। तो यहां से ACM की वैल्यू क्या हो जाएगी, m a1 ये है, इसको प्लस मान लिया है, तो ये हो जाएगा g/2 i कैप जे कैप प्लस m इंटू √3g/2 i कैप अपॉन m प्लस m 2m, m प्लस m 2m। पहले वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे फिर मैग्नीट्यूड आएगा, नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। और ये कब मानना है, जब 90 डिग्री पे हो तब, नहीं होता तो वेक्टर सम करते, नहीं होता तो वेक्टर सम करते, इस ये एक वेक्टर हो जाता, दूसरा वेक्टर ये हो जाता, पहले वेक्टर सम फाइंड कर लेते फिर डिवाइड कर देते उसको टोटल मास। नोट कर लिया इतना, तो यहां से ACM की वैल्यू क्या आ जाएगी, ACM क्या आ गया, m कॉमन ले लीजिए, mg/2 कॉमन, तो ये हो जाएगा जे कैप प्लस √3 i कैप बाय 2m बाय 2m, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, तो ACM की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ACM इज g/2 जे कैप प्लस √3 i कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा यार, ACM अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 j/2 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, तो j/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे 4 हो जाएगा ना, 4, ये 2 × 2 4 आ जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो 3g² / 16 प्लस g²/16, तो ये कितना आ जा रहा है यार, 4g² / 16, तो ये कितना आएगा 2g/4, आंसर कितना g/, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आएगा g/2 आ जाएगा, g/, ठीक है।
हाँ आ जाएगा। g/4 को पहले ही बार ले लीजिए, फिर अंडर रूट दिस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आंसर, उससे 2 आएगा, है ना। कर सकते हैं, वैसा ही है। नेक्स्ट लिखेंगे मोशन ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास। यही सब मोशन ही था, एक्सेलरेशन वेलोसिटी मोशन है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स को पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आज भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, यस यस, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, कि आपको किस डायरेक्शन में एक्स लेना है, किस डायरेक्शन में वाई लेना है ना। आंसर जो है, ये जो वैल्यू g/2 रिमेंस कांस्टेंट, आप किसी भी डायरेक्शन में ले लेते हैं ना तो भी आंसर यही आता, किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम करते तो भी आंसर यही आता। हाँ, इस डायरेक्शन में लेने से क्या होगा, कैलकुलेशन कम दिखेगा, बस रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वरना वैसे आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, फर्स्ट क्या है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। क्या दिया हुआ है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, रेस्ट में। अब मान लेते हैं कि इस केस में इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, देन ACM की वैल्यू क्या हो जाएगी, ACM वुड बी 0। ACM 0 है, सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में है, तो इन दोनों से कंक्लूजन क्या आ रहा है कि VCM की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्यों, क्योंकि इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, इसीलिए 0 है। अगर कुछ वैल्यू होती, इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, देन अभी VCM की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती। अब ये रेस्ट में, मान लो ये है, ये रेस्ट में है, VCM 0 है, ये रेस्ट में है, तो इसको एक्सेलरेट कौन कराएगा, यही कराएगा ना यार। तो इसका ACM 0 हो गया, तो T=T पे यही 0 होगा, और किसी भी टाइम पे भी देखेंगे T=T पे तो भी पार्टिकल यहीं पे रहेगा, T=T पे भी पार्टिकल यहीं पे रहेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास, इट मींस सेंटर ऑफ मास remains at rest, remains at rest, it means center of mass remains at rest। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो यहां से क्या लिखेंगे, hence change in position of center of mass would be 0। डेल्टा RCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चेंज इन डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा मीन्स चेंज, तो चेंज इन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। क्लियर, नोट कीजिए इस पॉइंट को। अब इसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेक करते हैं। ये तो एक एफ एक्सटर्नल है, मतलब नेट फोर्स है। अब ये बताओ ना, इनिशियली ये क्या है, सेंटर ऑफ मास 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, और इस पे कोई एक्सल, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, नेट फोर्स 0 है इस पे, तो ये एक्सेलरेट भी नहीं करेगा। एक्सेलरेट नहीं करेगा तो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, किसी भी टाइम पे फाइंड करोगे, किसी भी इंस्टेंट अगर आप फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसकी वेलोसिटी 0 ही होगी ना, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 ही होगी। इसका मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, है ना। हेंस change in position of center of mass would be 0, hence change in position of center of mass would be 0। clear, 9 कहां पे लिखा मैंने, T=9, 0 है, 0 0, 9 नहीं है। किसी भी टाइम के लिए T=0 पे भी यहीं पे रहेगा, T=T पे भी यहीं पे रहेगा, किसी भी टाइम के लिए वो वहीं पे रहेगा। नोट कर लीजिए इतना पहले, थोड़ा फास्ट।
डन। तो अब यहीं से अगर x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, सपोज यहां से मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये 0 है एंड F एक्सटर्नल अलोंग x, इसका मतलब क्या, नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन, नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन देख रहे हैं अपन, अलोंग x डायरेक्शन, ये वाली वैल्यू 0 है। VCM तो 0 था ही, अब जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे तो सिर्फ x में ही 0 है, y में 0 नहीं है। तो x में अगर 0 है तो x डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, x डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां से कि डेल्टा एक्स सीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है कोई नहीं, डेल्टा एक्स सीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये ऐसा होता VCM इज 0 एंड F एक्सटर्नल अलोंग Y इज 0, तो यहां से कंक्लूजन क्या आता, डेल्टा वाई सीएम 0। अगर ये ऐसा होता VCM इज 0, F एक्सटर्नल अलोंग X इज 0, F एक्सटर्नल अलोंग Y is 0 and F external along Z is non-zero, ये 0 नहीं है। तो इस केस में क्या आता, डेल्टा एक्स सीएम की वैल्यू 0 हो जाएगी, डेल्टा वाई सीएम 0 हो जाएगा एंड डेल्टा जेड सीएम जो है नॉन जीरो होगा, क्योंकि एक वाइड जेड डायरेक्शन में फोर्स है तो ये उसको एक्सेलरेट कराएगा, ये इनिशियल है, इनिशियल मान लीजिए, है ना, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है। तो यहां पे क्या होगा इस केस में, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास 0 है बट ये वाला जो फोर्स है ये इसको एक्सेलरेट कराएगा, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, जेड डायरेक्शन में। तो इसीलिए ना तो एक्स चेंज होगा ना वाई चेंज होगा, इसलिए डेल्टा एक्स सीएम इज 0, डेल्टा वाई सीएम इज 0 है, डेल्टा जेड सीएम इज नॉन जीरो। तो जिस डायरेक्शन में अगर इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इज 0 है ना, तो उसके बाद अगर किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, देन इन दैट केस that particular coordinate of center of mass won't change. Clear? नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, जैसे इन सब का एग्जांपल हो गया ना, जैसे क्वेश्चन आएगा आगे अभी अपन करेंगे, एक बॉम्ब है एक्सप्लोड हो गया, तो कैसे एक्सप्लोड हुआ, ऐसे रखा था एक्सप्लोड, तो अब ये रखा था एक्सप्लोजन हुआ होगा तो किसकी वजह से हुआ होगा, इंटरनल फोर्स की वजह से, किसकी वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से। तो अभी इसका एक्स कोऑर्डिनेट जहां पे था या वाई कोऑर्डिनेट जहां पे है या जेड कोऑर्डिनेट जहां पे भी है, तो अब ये मूव करेगा तो वो ऐसा मूव करेगा कि अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहीं पे होगा। क्यों, क्योंकि इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। क्वेश्चन से समझेंगे, अभी ऐसे रहने दो। सेकेंड, सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अभी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी ना। अब मान लेते हैं कि यहां पे कंडीशन ये लगा दिया, इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, देन यहां से क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल 0 है तो एसीएम की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से कंक्लूजन क्या आएगा इस केस में कि वीसीएम क्या रहेगा, इसमें 0 रहेगा क्या, कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, क्योंकि अगर पार्टिकल ये ऐसा था, ये मूव कर रहा था वीसीएम से, ये कांस्टेंट था, अब इस पे कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, तो टी इक्वल्स टू 0 पे भी यही रहेगा, और पार्टिकल मान लीजिए यहां पे आ गया टी इक्वल्स टू टी पे, तो भी वीसीएम की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, तो भी वीसीएम की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, है ना। तो अगर कोई सिस्टम है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या वर्ड आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, नोट कर लीजिए।
इसको नोट कर लीजिए। एक मिनट, नोट कर लिया इसको। 9 प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी तुमको, मिल जाएगी, ग्रुप पे ही मिलेगी, ठीक है। और उसका डिस्कशन भी ग्रुप पे ही होगा। इस वीक दे देता हूँ एनएलएम एंड फ्रिक्शन का, ठीक है। एनएलएम एंड फ्रिक्शन काइनेमेटिक्स भी मिल जाएगा, उसको ग्रुप पे ही कर लेंगे। ग्रुप पे ही डिस्कस करो यार, तुम लोग एक दूसरे की हेल्प करो थोड़ा। लिया स्क्रीनशॉट इसका, ये पेज नंबर 11, थोड़ा फास्ट करना। डन। अब देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देख लीजिए। सेंटर ऑफ मास इज moving with constant acceleration। तो लिखेंगे इफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मतलब एक्सटर्नल फोर्स होगा यहाँ पे। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, external force is present, then the center of mass continues its original motion irrespective of internal forces irrespective of internal forces। ऐसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, क्वेश्चन भी आएगा, इन सब पे क्वेश्चन भी आएगा। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, यहां से आया ये यहां तक। अगर पार्टिकल को अपने प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल से यू वेलोसिटी से, इसका पाथ कैसा होता है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसा जाता, पैराबोलिक पाथ। यहां था इसका सेंटर ऑफ मास,
और ये जो एक्सेलरेट कर रहा है मतलब इसका एक्सेलरेशन mg, g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हर जगह पे g है, इस पे mg फोर्स एक्ट कर रहा है mg। अब मान लो यहां पे आके एक्सप्लोड कर गया ये एक पार्टिकल, दो तीन पार्टिकल, दो पार्टिकल में मान लीजिए चेंज हो गया ये, तो हो सकता है कि ये यहां पे आए, ये इस पाथ को फॉलो करे, ये हो सकता है कि ये यहीं पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, सपोज ये यहाँ पे आ गया, ये इस साइड आ गया, कहीं पे भी आ गया, ये यहाँ पे आ गया, बट अभी भी अब दो पार्टिकल हो गया, पहले एक सिंगल पार्टिकल था, अभी दो पार्टिकल हो गया, अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास इसी पाथ को फॉलो करेगा, सेंटर ऑफ मास यहीं पे आके स्ट्राइक करेगा इसका। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक ये और एक ये, फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, यहीं पे आएगा, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लोजन हुआ होगा, किसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ, इंटरनल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी सेंटर ऑफ मास अपने पाथ को चेंज नहीं करता है, किसकी वजह से चेंज होगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो एक्सप्लोजन हुआ इंटरनल फोर्स की वजह से, इससे पहले इसका पाथ कैसा था, पैराबोलिक, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास इसी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए यहां पे होगा, जबकि ये इसका जो पार्टिकल है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कर देते हैं, ये मान लीजिए एक ब्लॉक है ए और ये बी है, एम ए मास ए की जो वैल्यू है ये है 4m, किसी भी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्सप्लोड होगा, अरे एक्सप्लोड हुआ तो पार्टिकल तो कहीं ना कहीं जाएगा ना, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, कहीं भी आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि एक्सप्लोजन होगा तो पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल इस साइड आ जाएगा, वैसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, वैसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। m इक्वल्स टू 4m और mb की जो वैल्यू है ये 20m है, और यहां से ये वाला जो डिस्टेंस, इसके बेस का जो लेंथ है ये l है, ये एक वेज है, और ये पूरा सरफेस जो है स्मूथ सरफेस, स्मूथ है, और ये फिक्स्ड नहीं है, ये जो है ये फिक्स्ड नहीं है, ये मूव कर सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड, when the system is released from rest, then find the distance, find the distance, find the distance moved by the wedge b, by the wedge b till the block A reaches at lowest end of this end of wedge. Assume all surfaces are frictionless. पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्या है कि अगर मान लीजिए ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसको प्रोजेक्ट किया किसी एंगल से, तो इस पे एक mg लग रहा है फोर्स, है ना, तो ये मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी, ये यहाँ पे आया सपोज और एक्सप्लोड हो गया, तो यहाँ पे जो एक्सप्लोजन हुआ है वो किसकी वजह से होगा, तो इंटरनल फोर्स की वजह से होगा। किसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है, इंटरनल फोर्स की वजह से।
तो इंटरनल फोर्स की वजह से जो एक्सप्लोड हुआ है, तो अभी क्या होगा, इंटरनल फोर्स तो कभी भी सेंटर ऑफ मास के मोशन को चेंज नहीं कर सकता है ना यार, उसके पाथ को चेंज नहीं कर सकता है। तो पहले ये कैसा जा रहा था, पैराबोलिक पाथ पे जा रहा था, ऐसा जा रहा था। अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो ये ऐसा आता, यहाँ पे आता। तो अभी जो एक्सप्लोजन हुआ है, तो वो ये जो पार्टिकल दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, इसके मोशन को ये डिस्टर्ब करेगा, बट सेंटर ऑफ मास को ये डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी भी जो इस पे पहले एक्सटर्नल फोर्स mg था, अभी भी दोनों का फोर्स दोनों पे फोर्स देखिएगा तो नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg ही होगा, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज होने वाला, इसके सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है वो चेंज नहीं होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा। तो एक पार्टिकल सपोज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कहीं पे भी होगा, बट दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज 3 पार्टिकल्स में ये इसका जो है ना, ये एक्सप्लोजन जो जब हुआ ये, तो 3 पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, तो भी उस 3 पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहीं पे होगा। कहां पे होगा? इस पे सम्स भी आएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए और आंसर बताइए क्या है। 4m, 4m थोड़ी आएगा, l के टर्म्स में आएगा ना, 4 मीटर। ओके, नोट कर लिया इसको, l के टर्म्स में आएगा, मीटर तो l के टर्म्स में आएगा। देख लेते हैं यहां से, देखो यहाँ पहले एक बार आपको समझ में आ जाए तो फिर ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। अभी लग रहा है अरे इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास सिंपल हो जाता है ये सब क्वेश्चन। ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, नोट कर लिया ना इसको, नोट कर लो इसको, नोट कर लो पहले, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये ऐसा है, ये बताओ, ये रेस्ट से स्टार्ट रिलीज हुआ ना यार, तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। अब मान लीजिए ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, जैसे आ रहा है ये, तो ये क्या क्या लगाएगा, ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, ये भी इस पे नॉर्मल लगाएगा। इसके नॉर्मल को mg, अगर ये थीटा है तो mg cos साइन थीटा cos थीटा बैलेंस करेगा नॉर्मल को, और mg साइन थीटा की वजह से इस साइड आएगा। ये जब इस पे नॉर्मल लगाएगा, तो सपोज मैं यहाँ पे ऐसा समझा देता हूँ साइड में, देखिए ये जब इस पे नॉर्मल लगा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, ny। तो देखो ny को तो mg है, और ये ग्राउंड इस पे नॉर्मल लगाएगा, तो ये जो ग्राउंड नॉर्मल लगा रहा है n डैश, ये ny को और mg को बैलेंस कर लेगा। इसके ये वेज तो है, इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वेज जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, बट इस फोर्स को कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। इसका जो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, इसको कोई बैलेंस, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो nx को कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। तो जब nx कोई बैलेंस नहीं करेगा, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, मूव करेगा। तो जब ये यहां से यहां पे आएगा, तब तक ये कुछ आगे मूव कर जाएगा। तो मान लेते हैं कि किसी टाइम के बाद ये यहां पे आ गया है, और ये ब्लॉक यहां पे आ गया है। ठीक है, तो ये कितना मूव किया, ये वेज एक्स मूव किया है। कितना वेज मूव, वेज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, एक्स। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है, सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये दोनों एक सिस्टम है, ये और ये क्या है, एक सिस्टम है। अब ये बताइए, क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है क्या? जैसे इसकी बात करोगे तो इस पे फोर्स लग रहा है, ये ए है, इसका mg आएगा, और इस पे नॉर्मल लग रहा है। इसकी बात करेंगे तो इस पे mg लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, और एक और नॉर्मल लगाएगा वो n। तो इसका अगर रिजॉल्व करोगे तो ये nx हो जाएगा,
ये ny हो जाएगा, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये nx हो जाएगा, ये ny हो जाएगा। तो देखो सिस्टम क्या है, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम है। तो सिस्टम पे x डायरेक्शन है, फोर्स कितना है, nx nx कैंसल आउट, ny वैसे भी देख लेते, जितना ये नॉर्मल लगाएगा उतना ये नॉर्मल लगाएगा। तो नॉर्मल जब भी आप सिस्टम मानते हो तो नॉर्मल क्या हो जाता है, इंटरनल फोर्स बन जाता है, नॉर्मल इंटरनल फोर्स बन जाता है, वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो नॉर्मल गया। अभी देखो दूसरा फोर्स इस पे mg लग रहा है, इस n डैश जो है इसको बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स यही है mg, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स ये mg है, क्योंकि n डैश को mg बैलेंस कर रहा है। या बात आ रही है, अगर बैलेंस भी नहीं कर रहा तो कुछ वैल्यू होगी, मान लेते जो भी इन दोनों में किसकी भी ग्रेटर वैल्यू होगी या स्मॉलर होगी, बट कुछ भी फाइंड करेंगे तो आपको नेट फोर्स किस डायरेक्शन में दिखाई देगा, यहां पे y डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में दिखाई देगा, y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है, तो हियर सिग्मा एफ एक्स बोल देता हूं, मतलब नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन है ना, या एफ नेट अलोंग x, नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन, ये क्या है यहाँ पे, जीरो है। ये क्या है यहाँ पे, जीरो है। अब बताइए नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन जीरो है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास किस में था, रेस्ट में था, इनिशियली सेंटर ऑफ मास किस में है, रेस्ट में है, एंड VCM इनिशियल क्या है, जीरो है, हेंस डेल्टा XCM क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा XCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डेल्टा XCM होता क्या है आपको पता है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स टू जीरो। ये इस साइड आएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से क्या आ रहा है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट आप सिर्फ ले लेना। देखो यहाँ पे तो डेल्टा x1 m1 इसको मान लेते हैं, तो ये कितना मूव किया, x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले ये यहां पे था, अभी ये यहां पे आ गया है, ये टोटल लेंथ l है, और ये x मूव किया है, मतलब ये वाला डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वैसे भी ये l है ये x है, तो ये वाला डिस्टेंस l माइनस x हो जाएगा। तो ये कितना मूव किया है x डायरेक्शन में, l माइनस x, ये कितना मूव किया x डायरेक्शन में, x। देखो अब ये किस डायरेक्शन में मूव किया, ये इस डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में मूव किया, इस डायरेक्शन में, तो एक को पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वेज इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और ये x के इस डायरेक्शन में मूव किया है। तो यहां से अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, क्या आ रहा था अभी फॉर्मूले से, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल्स टू जीरो, तो वो 4m है, कितना मूव किया, l माइनस एक्स, बट माइनस लेना पड़ेगा, क्यों लिया है समझ में आ जाना चाहिए आपको, ये 20m है, x इक्वल्स टू जीरो। एक मिनट रुको ना, एक मिनट, 4ml प्लस 4mx प्लस 20mx इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से क्या आ जाएगा, 24mx इक्वल्स टू 4ml, तो m से m जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4l/24, देयरफॉर x इक्वल्स टू l/6, मतलब ये कितना डिस्प्लेस हुआ, l/6 हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए, अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ज्यादा बेटर है, तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि वो जो 3 पॉइंट्स लिखाए हैं वो सब चीज क्लियर होनी चाहिए। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। डन। इसको नोट कर लीजिए। चलो एक बार देख लेता हूँ, इससे रिलेटेड अगर कुछ होमवर्क होगा आपके बुकलेट में तो मैं होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है।